बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बता चुकी थी कि हम डीएनए जो है वो सेपरेट आउट कर रहे हैं किसी भी जगह से, कि यहाँ पे रूम है और रूम में यहाँ पे डेड बॉडी है और यहाँ से हमें इस मर्डर का पता चलाना है कि इन चारों में से किसने किया। अब इन चारों में से जिसने भी किया उनके सैंपल्स ले लेंगे डीएनए के, और यहाँ से जो हमें सैंपल मिला है वो सैंपल ले लेंगे। और फिर यहाँ पे ये तो हमें कंफर्म है कि ये जो डीएनए मिला है ये किलर का है, तो हमने इसे यहाँ पे पोर कर दिया किलर के डीएनए को, और फिर हमने सैंपल के डीएनए जो पोर कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से यहाँ पे देखिए कि ये जो किलर का सेगमेंट है ये यहाँ पे आके रुका, तो ये जो नंबर वन पे जो सस्पेक्ट है इसका डीएनए भी यहाँ पे आके रुक गया, दोनों इक्वल साइज़ के सेगमेंट्स है। ये इसका सेगमेंट जो है वो छोटे साइज़ का था, तो बड़े साइज़ का था तो वो इतना ज़्यादा मूव नहीं कर सका और ये ऊपर ही रह गया, और इसका तो और भी था तो ये और ऊपर रह गया। अब यहाँ पे इसके बाद ये देखें, फिर ये दूसरे नंबर पे मूव किया, दूसरा सेगमेंट मूव किया, तो ये फिर दोबारा एक ही जगह पे आके रुके हैं, ये दोबारा एक ही जगह पे आके रुके, ये दोनों। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट एक जैसे, और ये जो सेगमेंट है ये डिफरेंट पोजीशंस पे, हर कोई जो है वो एक दूसरी डिफरेंट पोजीशन पे इससे मैच नहीं कर रहा, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो किलर है, किलर का डीएनए और सस्पेक्ट नंबर 1 का डीएनए ये सेम है, यानी कि जो सस्पेक्ट नंबर 1 है वो किलर है, दिस वन इज़ किलर। तो इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि जो मर्डर किया है वो किसने किया है, और किलर कौन है और बेकसूर कौन है। और फिर इसमें हम जेल जो है वो प्रोवाइड करवा के, मीडियम प्रोवाइड करवा के सेपरेट आउट कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रो का मतलब है विजिबल, स्पेक्ट्रो का मतलब है डिफरेंट, फोटो का मतलब है लाइट, और मीट्री का मतलब मेजरमेंट करना। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को मेजर करना एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब ये है क्या? इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमिन द एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय पर्टिकुलर सब्सटेंस। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम मालूम कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस ने कितनी एब्जॉर्प्शन की है, या एब्जॉर्प्शन नहीं की है तो कितनी उसने अपने अंदर से लाइट ट्रांसमिट की है, और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की टेंडेंसी क्या है। कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जब मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता तो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ट्रांसमिट कर देता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो किसी भी सब्सटेंस की किसी भी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट करने की टेंडेंसी को मेजर करना स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहलाता है। स्पेक्ट्रो का मतलब डिफरेंट कंपोनेंट, फोटो का मतलब लाइट, और मीट्री का मतलब मेजरमेंट। लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को मेजर करना विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज
इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सही है। अब हमारे पास जो हमें ये जो मैं जिस लाइट में वीडियो बना रही हूँ ना, ये विजिबल लाइट है, और ये विजिबल लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसका एक कंपोनेंट जो है वो विजिबल लाइट है। सही है। अब विजिबल लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अल्फ़ा रेज भी होती हैं, गैमा रेज भी होती हैं, एक्स रेज भी होती हैं। सही है। रेडियो वेव्स भी होती हैं। सही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हम जिस कंपोनेंट को देख पाते हैं वो है विजिबल लाइट। अब ये जो विजिबल लाइट है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। इससे कम पे दूसरी वेव्स हैं, इससे ज़्यादा पे दूसरी वेव्स हैं। रेडियो वेव्स, यहाँ पे गैमा रेज होती हैं और यहाँ पे रेडियो वेव्स आ जाती हैं 750 से ऊपर की तरफ, यहाँ पे गैमा रेज आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसकी जो रेंज है, मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं। 380 नैनोमीटर की वेवलेंथ से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक जो एरिया होता है, इसका आता है विजिबल लाइट में। ये विजिबल लाइट का एरिया है। फिर इससे ऊपर चले जाएंगे तो रेडियो वेव्स आ जाएंगी, इससे ऊपर चले जाएंगे तो गैमा रेज और दूसरी जो रेज हैं आ जाएंगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये हिस्सा जिसमें 380 से 750 नैनोमीटर तक की रेंज है, ये है विजिबल लाइट। हमें पता है कि विजिबल लाइट के 7 कलर होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड जो है वो ज़्यादातर 750 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो वॉयलेट है वो ज़्यादातर 380 इससे की लाइट को वेस्ट करता है। फिर 380 से 400, आई थिंक 400 पे ब्लू आ जाता है, और यहाँ पे रेड जो है वो 680 पे भी रेड ही आता है। 7 यानी कि इस रेंज के आगे पीछे जो है वो रेड है, और यहाँ पे 380 से 400 तक ब्लू है, और इससे 400 से नीचे जो है वो इंडिगो, वॉयलेट, 400 से थोड़ा ऊपर ग्रीन, फिर यहाँ से 500 600 पे येलो और ऑरेंज आ जाता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, ये और हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम फ़िलहाल इसको इतनी डिटेल में लेकर नहीं जाएंगे। जो गैमा रेज होती हैं वो 10⁻14 से 10⁻12 तक नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। 10⁻14 और 10⁻12 तक की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो गैमा रेज को एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट पिगमेंट्स एंड केमिकल्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं और डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को। जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं और डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को। जैसे अगर कोई एक पिगमेंट है तो हो सकता है वो वॉयलेट को भी एब्जॉर्ब कर रहा हो, वॉयलेट की वेवलेंथ अलग है, इंडिगो भी कर रहा हो, ब्लू को भी कर रहा हो, ग्रीन को भी कर रहा हो। और अगर कोई दो पिगमेंट है तो वो दोनों पिगमेंट हो सकते हैं वॉयलेट को भी एब्जॉर्ब कर रहे हो,
इंडिगो को भी कर रहे हो और येलो को भी कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पिगमेंट है तो वो सिर्फ वॉयलेट को ही एब्जॉर्ब करेगा, या दो पिगमेंट हैं तो वो दोनों अलग अलग को करेंगे। दोनों पिगमेंट जो हैं वो एक ही चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो और येलो को। वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, वॉयलेट की थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, 360 हो जाए, 365 हो जाए, 380, 381, 380 हो जाए, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे वॉयलेट जो है वो 390 पे भी एब्जॉर्ब हो सकता है और 400 पे भी वॉयलेट एब्जॉर्ब हो सकता है। रेंज होती है ना, 380, 390, 400 तक वॉयलेट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट हर पिगमेंट जो है, ज़रूरी नहीं है वॉयलेट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वो मुख्तलिफ वेवलेंथ पे जाके कर रहा है। ये 390 पे इसको एब्जॉर्ब कर रहा है एक पिगमेंट, और दूसरा पिगमेंट उसी वॉयलेट को 400 पे या 395 पे या 393 पे एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, अब जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसके अंदर एक लगा हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर और एक लगा हुआ है फोटोमीटर। फोटोमीटर में के दो पार्ट्स हैं, डिटेक्टर और डिजिटल डिस्प्ले। और स्पेक्ट्रोमीटर के जहाँ पे हम विजिबल लाइट को 7 कलर में डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देंगे, उसके यहाँ पे 4 सोर्स हैं। लाइट सोर्स स्पेक्ट्रोमीटर का हिस्सा है, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके दो हिस्से बना दिए मैंने। एक है स्पेक्ट्रोमीटर, इसके एक हिस्सा है लाइट सोर्स कॉलीमीटर, एक लेंस है मोनोक्रोमेटर, एक प्रिज्म है और एक वेवलेंथ सिलेक्टर सैंपल। और फिर डिटेक्टर और डिजिटल डिस्प्ले जो है वो हमारा फोटोमीटर में आ रहा है। अब ये कैसे होगा, किस तरह से हम करेंगे? सबसे पहले हम लाइट सोर्स लेंगे। लाइट सोर्स लेने के बाद उस लाइट सोर्स को हम कॉलीमीटर एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो इस सारी लाइट को एक तरफ कन्वर्ज कर देगा, एक तरफ मुर्तकिस कर देगा, एक तरफ कंसंट्रेट कर देगा। और कहाँ पे कंसंट्रेट कर देगा? मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या है? एक प्रिज्म है। ये लाइट को 7 कलर में तोड़ देगा। यहाँ पे हमें लाइट मुख्तलिफ 7 कलर में नज़र आएगी। सही है। फिर बता दूँ, ये बल्ब है, इस बल्ब में से लाइट गुजरी, यहाँ पे कॉलीमीटर ने इस लाइट जो लाइट थी उसको कंसंट्रेट किया प्रिज्म पर। मोनोक्रोमेटर एक प्रिज्म था। आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म जो है वो लाइट को 7 कलर्स में तोड़ देता है। 7 कलर्स में आई, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे क्या मौजूद है? एक स्लिट। इस स्लिट में से अब हमें कोई एक वेवलेंथ की लाइट को सिलेक्ट करना है। समझे हम येलो पे काम कर रहे हैं, येलो लाइट हमने एब्जॉर्ब इसमें से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसमें से हम पास करवाएंगे। और पास करवाने के बाद यहाँ पे हमने सैंपल है। अब ये सैंपल क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, ज़ैंथोफिल भी हो सकता है, कैरोटीन भी हो सकता है, कोई डीएनए भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। मोनोक्रोमेटर में से लाइट गुजरी, 7 कलर्स हो गए। और 7 कलर होने के बाद इन 7 कलर्स में से हमने ये देखना है कि हमारा सैंपल आया उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है, या आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। हम मुख्तलिफ इसमें से सिलेक्ट करते चले जाएंगे। अभी हमने येलो की है, फिर हो सकता है हम ब्लू कर लें, फिर ऑरेंज कर लें, फिर इंडिगो कर लें, फिर वॉयलेट कर लें, हमारी मर्ज़ी है। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो सैंपल है हमने रखा है वो एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है, रिफ्लेक्ट कितनी कर रहा है और ट्रांसमिट कितनी। अच्छा, कोई भी सब्सटेंस है ना, वो रिफ्लेक्ट भी करता है, किसी भी
लाइट जब पड़ती है ना किसी भी चीज़ पे, तो या तो वो लाइट, ये पड़ी लाइट, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब हो गई, और कुछ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। अब किसी भी सब्सटेंस पे ये डिपेंड करता है कि क्या वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, जा ही नहीं पा रही अंदर, क्या वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रही है, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई है, एब्जॉर्ब कर ली, या ना रिफ्लेक्शन हुई है ना एब्जॉर्प्शन हुई है, सारी की सारी आगे की तरफ ट्रांसमिट हो गई। यानी कि अगर यहाँ पे 6% लाइट पहले थी तो यहाँ पे भी 6% गुजरी है। इसका मतलब है ना रिफ्लेक्ट हुई है और ना एब्जॉर्ब हुई है। सब इस मटेरियल ने ना रिफ्लेक्ट करी है ना ऑब्जॉर्ब करी है, सारी की सारी आगे की तरफ ट्रांसमिट कर दी है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो सैंपल है, सैंपल में जाने से पहले लाइट की इंटेंसिटी को कहते हैं I0, सैंपल में जाने के बाद लाइट की इंटेंसिटी को कहते हैं IT। सही है। अब ये हमारे पास डिटेक्टर, ये डिटेक्ट करेगा लाइट को और फिर ये डिजिटल डिस्प्ले पे यहाँ पे शो हो जाएगी कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी ट्रांसमिट हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल है, इसमें अगर हम देखेंगे कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है, अगर I0 हमारे पास I0 सैंपल में जाने से पहले 60 था और IT हमारे पास 40 है, तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस 40 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20%। इसका मतलब क्या है कि 60% हमारी अंदर जा रही थी लाइट, और जब वो बाहर निकली तो वो कितनी निकली, 40% निकली। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सैंपल ने कितनी एब्जॉर्ब की, 20%। एब्जॉर्प्शन कितनी हो गई, एब्जॉर्प्शन कितनी हो गई, 20%। सही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं, ये तो आपने 20% एब्जॉर्प्शन लिख दी, सही है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट भी हुई होगी ना। तो ये जो 60% अंदर गई है रिफ्लेक्ट होने के बाद हमने इसको देखा है, अगर ये 70% थी और 10% जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो 60% अंदर गई है। तो हमें ये इतना पता है कि ये 60% अंदर गई है रिफ्लेक्ट होने के बाद। अगर कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हुई है तो फिर वो 70% ही जाएगी, सही है ना। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गई तो हमें पहले से ही पता है 10% हमने माइनस किए हुए, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। अच्छा, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो हमने पता कर ली। अब हमारे पास आ रही है अब हमें पता करना है कि ट्रांसमिट कितनी हुई है। एब्जॉर्प्शन तो हमने यहाँ पे पता कर ली, 20% हमारी एब्जॉर्ब हुई है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 60 माइनस 40 जो बाहर निकली है, तो इसमें से हमने एब्जॉर्प्शन तो पता कर ली, तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसमिट होके निकली है। इसमें 60 में से 20 एब्जॉर्ब होने के बाद जो 40% है वो ट्रांसमिट हो गई है, सिर्फ 20 एब्जॉर्ब हुई है, बाकी जो निकली है
40%, उसमें से 20% एब्जॉर्प्शन है और 40% जो है वो ट्रांसमिशन है। अच्छा, एक तरीका ट्रांसमिशन का ये भी है कि रेफरेंस सोल्यूशन है। हम पहले क्या करेंगे, इसमें से सैंपल निकाल लेंगे और सैंपल निकालने के बाद हम एक आम सा कोई भी ऐसा सोल्यूशन डाल लेंगे जिसके अंदर कोई भी हमारे पास सब्सटेंस नहीं होगा। उसमें से लाइट को गुजारेंगे तो वो 80% हमारे पास लाइट की एब्जॉर्प्शन आएगी। कोई भी चीज़ है लेकिन उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, फिर हम उस रेफरेंस सोल्यूशन में जो हमारे पास मौजूद है उसमें सैंपल डाल देंगे जिसका भी हमने एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन मालूम करना है। तो जब हम उसमें सैंपल डालेंगे तो उस सैंपल ने 60% जो है वो जब वो बाहर निकलेगी तो उसमें उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 60 होगी। सही है। इसकी इंटेंसिटी, इसकी ट्रांसमिशन 80% थी, IT इसका 80 था, इसका IT 60 था। तो 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो ट्रांसमिशन है उसने कितनी ट्रांसमिट हुई है, 20% ट्रांसमिट हुई है। ये एब्जॉर्ब हो गई है, 60% इसकी एब्जॉर्ब हुई है, 80% इसकी एब्जॉर्ब हुई है और 60 माइनस 20, 80 माइनस 60, 20%। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे और इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, और यहाँ पे हम मुख्तलिफ लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6। ये एब्जॉर्प्शन है मुख्तलिफ पिगमेंट का। वॉयलेट ने कितना एब्जॉर्ब किया, इंडिगो ने कितना किया, ब्लू ने कितना किया, ग्रीन ने कितना किया, येलो ने कितना किया, ऑरेंज ने कितना किया, रेड ने कितना किया। एक्स एक्सिस पे हम पिगमेंट्स ले लेंगे और वाई एक्सिस पे हम एब्जॉर्प्शन का जो भी मटेरियल है वो ले लेंगे, एब्जॉर्प्शन की अमाउंट ले लेंगे। अब यहाँ पे हम देखें, वॉयलेट ने पहले 0.3 एब्जॉर्ब किए लाइट, इंडिगो ने फिर थोड़ा सा कम, फिर ब्लू ने 0.4 के आसपास, फिर एकदम ग्रीन ने 0.1, येलो ने फिर थोड़ा सा ऊपर और रेड ने फिर 0.3 के आसपास। क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट जो है वो ब्लू को एब्जॉर्ब करता है 400 की, और रेड को एब्जॉर्ब करता है 800 की या 750 या 660 की, 760 की। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए ने क्या एब्जॉर्ब किया है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया है और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया। देखिए अब आप यहाँ से हमारे पास जो 0.4 आ रहा है, ये डिजिटल डिस्प्ले पर आ रहा है 0.4। अगर मैं कहूँ कि ये 0.4 जो आ रहा है ये एब्जॉर्प्शन है, तो हो सकता है ये 1 जो हो, लाइट की इंटेंसिटी I0 जो है वो 1 हो, IT जो हो वो 0.6 हो, ट्रांसमिट होके जो निकली है। I0 1 हो, IT 0.6 हो, तो 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गई है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। अगर फिर मैं बोलूँ, अगर यहाँ पे आता है, इसका मतलब क्या है, इसने 1 में से सिर्फ 0.4 एब्जॉर्ब किया है। अगर IT है यहाँ पे 2 और I0 है 3, तो 3 माइनस 2.0 इज इक्वल टू 1.0। तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन आ जाएगी। ये मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं, पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है
जो बुक में मौजूद है। ये तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ये देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये आप कहेंगे मिस ये तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे वेवलेंथ की लाइट को सिलेक्ट किया गया और फिर यहाँ पे सब्सटेंस को अंदर सैंपल को अंदर डालकर और फिर वेवलेंथ सिलेक्ट करके कोई भी वेवलेंथ, जैसे यहाँ पे इन्होंने पर्पल वॉयलेट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। वॉयलेट लाइट को सिलेक्ट करने के बाद ये अपना सैंपल इसके अंदर खोल के इंसर्ट कर देंगे और देखेंगे कि हमारी जो सब्सटेंस है उसने वॉयलेट लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया। फिर कोई और वेवलेंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर कोई और वेवलेंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर कोई और वेवलेंथ सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर ये सब कुछ मौजूद होता है। पहले लाइट होती है अंदर, फिर कॉलीमीटर पे लाइट पड़ती है, फिर मोनोक्रोमीटर से लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, फिर सिल्ट होती है, फिर सैंपल जो भी हमें लाइट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, लाइट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने उसको लाइट को सिलेक्ट कर लिया और फिर हमने सैंपल अंदर जो भी हमारा सैंपल होता है उसको रख देते हैं और फिर लाइट को उस सैंपल में से गुजारते हैं और सैंपल में से गुजारने के बाद देखते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी सैंपल में गुजरने से पहले कितनी थी और लाइट की इंटेंसिटी सैंपल में गुजरने के बाद कितनी थी। और फिर हम मालूम कर लेते हैं। ये देखें ये ट्रांसमिट हुई है, तो ये जो ट्रांसमिट हुई है ना, तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके अंदर अगर हम कोई सा भी इसकी कैलकुलेशंस होती है तो इससे हम, अभी तो मैंने आपको एब्जॉर्प्शन का बताया, ट्रांसमिशन का भी पता चल जाएगा। हम एब्जॉर्प्शन का मालूम नहीं करना चाह रहे तो हमें ट्रांसमिशन भी मुख्तलिफ फार्मूलों के ज़रिए हम इसकी मालूम कर सकते हैं। तो ये बुक में तो सिर्फ हमारे पास इतना ही मौजूद है, लेकिन मैंने आज आपको डिटेल में पढ़ा दिया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईजीली। Each compound absorbs visible light of a certain range and wavelength. We can recognize the compound from this range of absorption spectrum. This method of measuring light absorption by a particular substance is called spectrophotometry. The instrument used is called spectrophotometer. This instrument uses a light beam which passes through the sample where each compound of sample solution absorb or transmit light of a certain wavelength. The emitted or absorbed wavelength is measured बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो लाइट या तो इमिट हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है उसको हम मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इससे हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो कौन सी लाइट पे सही ग्रो कर सकता है, कौन सी लाइट उसके लिए बेस्ट है, कौन सी लाइट को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन सी लाइट उसको दी जाए जिसमें वो बेटर ग्रो कर सके, उसके लिए कौन सी लाइट जो है वो डीनेचर कर रही है उसको, कौन सी लाइट उसकी ग्रोथ को मुतासिर कर रही है, प्रोडक्शन को मुतासिर कर रही है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मालूम कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए, कोई भी प्लांट में क्लोरोफिल ए जो है अगर उसको सही क्लोरोफिल ए मौजूद है तो वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी जो है वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मालूम कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी लाइट जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसकी फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, या कर रहा है जिसकी वजह से उसकी फ़ोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। और हमारे पास कहीं पे भी डीएनए अगर मौजूद है तो डीएनए किसी भी सैंपल में अगर कहीं पे भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए है तो वो डीएनए भी लाइट को एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है, रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो हम किसी भी चीज़ में से जो लाइट पास होती है उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी वो डीएनए भी पास करता है, तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीएनए जो है वो उस टोटल सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में से वो डीएनए जो है वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, पास कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है। या हमें पता होना चाहिए कि सेल के अंदर अगर डीएनए है, इस सेल के ऊपर या क्लोरोफिल ए में जो डीएनए क्लोरोफिल ए है या कोई भी सेल है उसके ऊपर जब हम लाइट पास करते हैं तो हमें पता हो सकता है, हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि डीएनए इस सेल में डीएनए कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, कितनी रिफ्लेक्ट करता है, कितनी ट्रांसमिट करता है, गोल्जी अपैरेटस कितनी करता है, न्यूक्लियस कितनी करता है, क्रोमोसोम कितनी करता है, साइटोप्लाज्म कितनी करता है, सेल वॉल कितनी करता है। तो हर किसी की मिला जुला कर फिर एक पूरे टोटल सेल की जो है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पता चल सकती है। और हम क्या
कर रहे हैं। हमें हर ऑर्गेनेल की पता है, हमने एक एक सब्सटेंस की ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन साइंस में मौजूद है। हर पर्टिकुलर सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की टेक्निक से मालूम कर लिया गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईजीली, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो और आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉटनी को समझ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।